अब हम धारा 42 की बात करते हैं, तो इसमें है उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनधिकार दखल में हो। ठीक है, तो इसमें यह मेंशन है कि अगर कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करते हुए किसी कृषि भूमि में प्रवेश किया हो या कब्जा किया हो, तो उपायुक्त अपनी इच्छा से या आवेदन मिलने पर उसे ज़मीन से बेदखल कर सकता है। ठीक है, मतलब इसमें ये मेंशन है कि अगर कोई इंसान इलीगल तरीके से किसी का जो ज़मीन को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो डीसी के पास ये पावर होगा, ठीक है, कि वो उसको हटा सकता है, चाहे अपने इच्छा से या फिर किसी का एप्लीकेशन या फिर कंप्लेंट मिला हो तो उसके तहत वो उसको हटा सकता है। तो ये धारा 42 में मेंशन है। ठीक है, इसमें है इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन इन, ठीक है, इन ऑथोराइज पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है ना। उसके बाद 43 में हम देखते हैं, तो इसमें ये आपका अध्याय 5 के अंतर्गत आ जाता है। इसमें धारा 53 से 43 से लेकर के 52 तक दिया हुआ है, इसमें लगान की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 43 में हम देखते हैं, तो जिस वस्तु के रूप में लगान वसूली नहीं होगी, ठीक है, जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को लगान का भुगतान वस्तु के रूप में नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, कि जो भी हमको लगान देना होगा वो हम किसी वस्तु के रूप में नहीं करेंगे। ठीक है ना, मतलब वस्तु के उपज में ऐसा नहीं कि उसको हम उसके पास लगान नहीं है तो वो उसका वस्तु को गिरवी रख ले, जब्त कर ले, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल आपका ये भी धारा 43 में ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद 43 का काम में ये दिया हुआ है कि लगान का भुगतान जो करना है, पे करना है, तो वो क्या कितने समय में करना है। तो ऐसा है, इसमें है कि मुद्रा लगान 4 बराबर किस्तों में कृषि वर्ष के अंतिम दिन प्रत्येक तिमाही को देना होगा। ठीक है ना, मतलब साल भर में 4 बार आपको हर प्रत्येक 3-3 महीने पे उसको पे करना है, तो ऐसा इसमें दिया गया है। तो 43 का काम में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 44 में देखते हैं, जमींदार या मूल रैयत के हित का हस्तांतरण होने पर लगान का भुगतान की वापसी ना होना। ठीक है, अगर यहाँ पे ये है कि अगर लगान एक बार अगर अदा किया गया है तो वो क्या है, फिर वो उसका वापसी नहीं होगा। ये आपका 44 में दिया गया है। ठीक है, इसमें है किसी जमींदार या मूल रैयत हित हस्तांतरित होने पर कोई रैयत ग्राम प्रमुख या मूल रैयत हस्तांतरण के बाद दे और जिनका हित हस्तांतरित हुआ हो, ऐसे भूस्वामी या मूल रैयत को सद्भाव में दिए गए लगान के लिए दायी नहीं होगा, जब तक कि हस्तांतरित लगान देने के पहले हस्तांतरण की नोटिस रैयत ग्राम प्रधान या मूल रैयत को ना दे दें। ठीक है, ठीक है, तो इसमें लगान वापसी का जो लगान भुगतान की वापसी नहीं होगी, ऐसा ये धारा 44 में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद है धारा 45 में कहा गया है डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान। तो कोई भी रैयत जमींदार या मूल रैयत को लगान का भुगतान डाक या मनी ऑर्डर के जरिए कर सकता है। ठीक है, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो भी लगान का भुगतान जो करेगा रैयत जमींदार को, ठीक है, तो वो डाक के माध्यम से भी उसको कर सकता है। ये धारा 45 में दिए कहा गया है। अब धारा 46 में देखिए क्या दिया गया है कि ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान पर लेखा मतलब रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, मतलब जो भी लगान रैयत ने दिया है जमींदार को, तो वो क्या होगा, उसका सारा लेखा जोखा रखेगा, सारा रिकॉर्ड रखेगा कि किसने कितना कितना लगान दिया है, कितना किसका बकाया है, जो भी सारा रिकॉर्ड होगा वो ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का रिकॉर्ड रखेगा, ऐसा धारा 46 में कहा गया है। आगे की धारा हम देखते हैं, तो धारा 47 है, तो यहाँ पे है लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद। ठीक है, तब रैयत द्वारा भुगतान किए गए लगान या उसका ब्याज चुकाने के बाद भूस्वामी या लगान प्राप्तकर्ता से वह निःशुल्क रसीद प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, मतलब इसमें ये दिया है कि अगर आप लगान को पेमेंट करते हैं, लगान अपना चुकाते हैं, रैयत जो चुकाएगा, और तो और उसके साथ जो उसका ब्याज के लिए भी जो उसको रसीद उसको मिलेगा, ऐसा अधिकार उसको दिया गया है। तो वो धारा 47 में दिया गया है। उसके बाद धारा 48 में दिया है कि जमीन से जुड़े लेख एवं रसीदों का ब्यौरा तैयार कर राज्य सरकार अनुमंडल में रखेगी। ठीक है, मतलब ज़मीन से जुड़े जितने भी लेख होंगे, रसीद होंगे, उसका सारा जो रिकॉर्ड होगा वो राज्य सरकार अनुमंडल में, सब डिवीज़न में रखेगी, ऐसा धारा 48 में कहा गया है।
उसके बाद धारा 49 हम देखते हैं, तो इसमें है हस्तांतरण योग्य जमीन का लगान प्रथम प्रभार पर होगा। ठीक है, मतलब जहाँ किसी रैयत का जोत हस्तांतरण के योग्य है वहाँ जोत के लगान का भुगतान प्रथम प्रभार का होगा, अर्थात जमींदार लगान के चुकती हेतु ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को प्रथम प्रभार समझेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि हस्तांतरण योग्य जमीन का लगान प्रथम प्रभार पर होगा, मतलब ऐसा जमीन जिसका हस्तांतरण हो सकता है तो उसका लगान देने का प्रभार या तो मूल रैयत के पास होगा या फिर ग्राम प्रमुख के पास होगा, या फिर मतलब जो भी इसका जमींदार लगान के चुकती हेतु ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को प्रथम प्रभार समझेगा और उसी से वो लगान वहाँ पे वसूलेगा। ठीक है, तो ऐसा 49 में कहा गया है। वही अगर धारा 50 की बात करें तो लगान के कटौती संबंधित शर्तें। ठीक है, मतलब लगान में कटौती क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, मतलब तो उसके बारे में जो भी शर्तें दी गई हैं वो धारा 50 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जमीन के किसी भाग को की मिट्टी में बालू पड़ जाने के कारण या किसी कारणवश उपज में अस्थायी कमी हो जाने के कारण। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि जहाँ पे खेती करनी थी जिस ज़मीन पर, उस ज़मीन पर मिट्टी में बालू पड़ गया है जिसके कारण उसका उपज पैदावार उस लेवल तक उस बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है, तो उस केस में क्या होगा, उसका लगान में कमी की जाएगी, ऐसा इसमें दिया हुआ है। किसी भूमि पर जमींदार को नोटिस देने पर जमींदार द्वारा 6 माह के अंदर सिंचाई सुविधा नहीं उपलब्ध कराने पर। ठीक है, मतलब सिंचाई सुविधा अगर उसमें उपलब्ध नहीं है तो उस केस में जमींदार द्वारा अगर 6 महीने के अंदर उसको नोटिस दिया गया था लेकिन उस तक वो जो भी उसका बेनिफिट था उस तक नहीं पहुंच पाया है सिंचाई का, तो उस केस में क्या होगा, उसको उसका लगान में रेंट में जो भी है उसमें कटौती की जा सकती है। वर्तमान लगान भुगतान अवधि के भीतर खदान फसलों का औसत मूल्य में भारी गिरावट हो जाने के कारण। ठीक है, तो जो भी खदान फसलें किस रैयत ने लगाया था तो उसमें भारी गिरावट आ गई है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि उसकी कुछ रिडक्शन उसका किया जाएगा रेंट में। ठीक है ना, उसके बाद 51 में देखते हैं तो लगान कमी की अवधि। तो इसमें यह है कि लगान में जो कमी की जाएगी उसकी अवधि क्या होगी, मतलब मतलब कितने दिनों तक हम उसको उसमें कटौती करने का जो भी इसका राइट रहेगा तो उसमें हम आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपकी धारा 51 में दी गई है। इसके बाद धारा 52 में है कि भुगतान लगान के अलावे अन्य वसूली पर जमींदार को दंड का प्रावधान। ठीक है, मतलब जमींदार अगर रैयत से लगान वसूलने के अलावे एक्स्ट्रा अगर उसको चार्ज करता है तो उस केस में क्या है, तो ऐसे केस में ज़मींदार को दंड का प्रावधान है, उसे 6 माह जेल, 500 रुपये जुर्माना या दोनों प्रकार के दंड लगाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब या तो 6 माह जेल दिया जा सकता है या 500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों भी लगाया जा सकता है, ऐसा इसमें है धारा 52 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए वहाँ तक हमने जो देखा था 52 तक तो उसमें था लगान के बारे में था। ठीक है, और यहाँ पे जब धारा 53 से स्टार्ट होता है यहाँ से हम क्या किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे है कतिपय प्रयोजन हेतु जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण। ठीक है, मतलब यहाँ से जमींदार जो है जो भूस्वामी है इसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है भवन निर्माण या दूसरे कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, जोत का संबंध जमींदार के हित से हो, धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजन के लिए, सिंचाई, कृषि या औद्योगिक कार्य हेतु, सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति को प्रभावी करने हेतु, ग्राम के किसी जोत या विशेष खंड पर जहां ग्रामवासियों को समान अधिकार हो, ऐसे कार्य के लिए क्या हो सकता है, जमींदार भवन निर्माण या दूसरे कार्य हेतु जमीन का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, मतलब पब्लिक के मतलब इंटरेस्ट में हो तो उस केस में क्या करेगा, जमींदार वहाँ से भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, ऐसा धारा 53 में कहा गया है। ठीक है, काफ़ी लंबे लंबे सेक्शंस हैं लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको मैं कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम अध्याय 7 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अध्याय 7 में है धारा 54 से लेकर 63 तक न्यायिक प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे 54 में हम देखते हैं
तो 54 में है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग प्रोसीड्यूर, ठीक है। मतलब प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का जो अधिकार है वो 54 में दिया गया है, ठीक है। मतलब कैसे क्या प्रक्रिया चलेगी, न्यायिक प्रक्रिया, तो उसके लिए जो भी है ये 54 में राज्य सरकार नियम बनाने का उसको अधिकार है, ऐसा धारा 54 में कहा गया, ठीक है। इसमें है कि इस अधिनियम के अनुसार आवेदन पत्र या किसी दूसरे कार्यवाही के संदर्भ में अगर किसी नियम प्रणाली का अभाव है तो राज्य सरकार इस संदर्भ में नियम बना सकती है। नियम के बनने या ना बनने की स्थिति में संथाल सिविल रूल के प्रावधान इस क्षेत्र में लागू रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा इसमें है धारा 54 में। इसमें आप उसे यही याद रखना है कि राज्य सरकार को जो प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने का जो अधिकार है वो धारा 54 में दिया गया है, ठीक है। धारा 55 में है लगान वसूली के लिए रैयत के खिलाफ उत्तरोत्तर वाद या मुकदमा, ठीक है। इस प्रावधान है कि अगर जमींदार ने लगान की वसूली के लिए कोई मुकदमा दायर किया हो तो पहले मुकदमे के दायर होने के 6 महीने के भीतर कोई दूसरा मुकदमा दायर नहीं कर सकता, अर्थात रैयत के विरुद्ध 2 मुकदमों के दायर होने के बीच काल बाधित होने की सीमा 6 महीने होगी, ठीक है। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जब तक एक मुकदमा क्लियर ना हो जाए तब तक वहाँ पे एक साथ 2 मुकदमा नहीं होगा, ठीक है। तब एक मुकदमा दायर होने के 6 महीने के भीतर कोई दूसरा मुकदमा, मतलब उस बीच में कोई दूसरा मुकदमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी है कि लॉजिकली आप समझ सकते हैं कि जब तक एक मुकदमा क्लियर ना हो जाए तब तक दूसरा से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पहले एक तो क्लियर हो जाए। तो इसमें ये धारा 55 में ऐसा कहा गया है, ठीक है। इसके बाद धारा 56 में है बेदखली का नियम, ठीक है। उपायुक्त के आदेश के बिना किसी भी रैयत को कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। यदि किसी किसी प्रकार की किसी रैयत को संपूर्ण जोत से भी निकाल दिया गया हो तो उपायुक्त अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उसे अपने आवासीय भवन पर कब्जा बनाए रखने का आदेश जारी कर सकता है और लगान निर्धारित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि रैयत की को कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इस केस में है कि उपायुक्त के पास अधिकार रहेगा निर्णय लेने का, ठीक है। तो ये बेदखली के नियम जो हैं वो 56 में दिए हुए हैं। फिर 57 में है कि अपील की प्रक्रिया है, ठीक है। अपील की प्रक्रिया में ऐसा है कि यदि आदेश उपायुक्त के अधिकारियों का प्रयोग करने वाले उपसमाहर्ता द्वारा किया गया हो तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास अपील की जाएगी, ठीक है। अगर उपसमाहर्ता उपायुक्त के अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपसमाहर्ता द्वारा दिया गया हो तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास अपील की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आदेश उपायुक्त के अधिकारों के प्रयोग करने वाले अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो तो उपायुक्त के पास अपील की जाएगी, ठीक है। मतलब एसडीओ के पास दिया गया हो फिर डीसी के पास जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे है उपायुक्त अथवा अपर समाहर्ता द्वारा दिया गया हो तो आयुक्त के पास अपील की जाएगी, ठीक है। अगर उपायुक्त के पास की गई हो, ठीक है, अपील, ठीक है, तो उससे अगर ये नहीं मतलब सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर वो आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। यदि आदेश आयुक्त द्वारा दिया गया हो तो उसे जिसने मूल रैयत गांव के अधिकार अभिलेख की धारा 11 के अनुसार मूल रैयत अथवा सह मूल रैयत को पदयुक्त करने वाले उपायुक्त के आदेश की पुष्टि की है तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण के पास अपील की जा सकती है, ठीक है। तो क्या है उसके बाद जो आयुक्त होगा आयुक्त के पास के बाद फिर वो क्या है न्यायिकरण के पास अपील की जा सकती है, ऐसा अपील की प्रक्रिया है, ठीक है। अपील का जो भी पावर रहेगा वो धारा 57 में दिया गया है। उसके बाद धारा 58 में है कि दूसरी अपील, ठीक है। मतलब एक अपील तो हमने यहाँ कर दी, उसका दूसरा जब अपील करना होगा तो ये क्या है, ये धारा 58 में दिया गया है। इसमें है कि अपीलीय अधिकार में से निहित अनुमंडल पदाधिकारी ने यदि अपीलीय आदेश दिया हो तो उपायुक्त के पास अपील की जा सकती है, ठीक है। अनुमंडल मतलब एसडीओ के पास किया गया तो फिर हम डीसी के पास अपील कर सकते हैं। यदि अपीलीय आदेश उपायुक्त अथवा अपर समाहर्ता ने दिया हो तो आयुक्त के पास अपील की जा सकती है, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर चढ़ेंगे, मतलब नीचे वाला जो भी अधिकारी होंगे उसे तो फिर उसके ऊपर वाले अधिकारी के पास जाएंगे, तो ऐसा इसमें दिया गया है अपील करने के लिए, ठीक है। और धारा 57 के खंड घ के अनुसार नियुक्ति न्यायाधिकरण द्वारा यदि आदेश दिया गया हो तो उसके विरुद्ध दूसरी अपील नहीं की जा सकती है, ठीक है। मतलब अगर न्यायिक जैसे 57 में दिया हुआ था कि लास्ट में आयुक्त के बाद
बाद हम यहाँ पे न्यायाधिकरण के पास गया था, अगर वहाँ से अगर जो भी अगर निर्णय आता है तो वो निर्णय के विरुद्ध दूसरा अपील नहीं किया जाएगा, ऐसा 58 में दिया गया, धारा 58 में दिया गया। ठीक है, धारा 59 में है पुनरीक्षण के बारे में। आयुक्त अथवा उपायुक्त अपने प्रेरणा से या अन्य रूप से अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय या मुकदमे का अभिलेख अपने पास मांग सकते हैं जिस पर किसी प्रकार की अपील ना चल रही हो, परंतु किसी पक्ष के द्वारा दिए गए आवेदन पर आयुक्त ऐसा आदेश नहीं जारी करेगा जब तक कि उपायुक्त अथवा अवर उपायुक्त ने अपील पर सुनवाई की हो या आदेश दिया हो। ठीक है, तो जो भी उसका पुनरीक्षण करना हो या रिवीजन करना हो उस आदेश का, तो उसके बारे में जो अधिकार है वो आपका 59 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 60 में है कि पुनरीक्षण या पुनर्लोकन। आयुक्त किसी ऐसे आदेश का फिर से अवलोकन कर सकते हैं जो उन्होंने स्वयं या उनके पूर्व अधिकारी ने इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिया हो। सेकंड में है आयुक्त के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी आदेश का जिसे उसने स्वयं दिया हो या उसके पूर्व अधिकारी ने दिया हो जो पूर्ण अवलोकन नहीं करेगा, परंतु यहाँ अपवाद है कि लिपिकीय या किसी भूल चूक संबंधित असावधानी हो तो बिना पूर्व अनुमति के लिए संशोधन किया जा सकता है। यह कार्य उपसमाहर्ता अथवा अनुमंडल पदाधिकारी की दशा में उपायुक्त करेगा। और सेकंड में है उपायुक्त अथवा अपर उपायुक्त की दशा में आयुक्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिव्यू करने का मतलब खुद का डिसीजन को रिव्यू करने का जो अधिकार है वो धारा 60 में दिया हुआ है कि उसने अगर स्वयं कोई डिसीजन लिया है आयुक्त ने तो उसको दोबारा वो अवलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है डिसीजन के बारे में, या ठीक है, या फिर पूर्व अधिकारी ने लिया हो तो उस अधिकारों के लिए वो क्या है उसको फिर से वो देख सकता है। ठीक है, अवलोकन उसका कर सकता है। तो ऐसा 60 में दिया गया है रिव्यू करने का अधिकार। उसके बाद 61 में है, यह 61 में केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षणीय नहीं होगा। ठीक है, मतलब उपायुक्त द्वारा दिया गया आदेश किसी पक्ष द्वारा अपील करने पर केवल अनियमितता के कारण पुनरीक्षण नहीं होगा जब तक कि किसी प्रकार की न्याय की हानि ना हुई हो। ठीक है, मतलब उसका रिव्यू तभी किया जाएगा, मतलब रिवीजन उसका तभी किया जाएगा उन चीज़ों का जबकि उसके पास कोई एक्चुअल मतलब ऐसा कोई ठोस कारण बनता हो जिससे कि न्याय की हानि हो रही हो, तो उस केस में क्या होगा उसका पुनरीक्षण किया जाएगा। अदरवाइज कोई मतलब कोई टेक्निकल मतलब ऐसा ही मतलब नहीं किया जाएगा, कोई खास अगर रीजन ना रहा हो तो ऐसा 61 में धारा 61 में ऐसा कहा गया है। फिर 62 में है उपायुक्त एवं उपसमाहर्ताओं का पर नियंत्रण। अपने कर्तव्य के निर्धारण में उपायुक्त आयुक्त के अधीन एवं अन्य अपर समाहर्ताओं एवं अनुमंडल पदाधिकारियों आयुक्त के अधीन होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका सबका सीक्वेंस बना हुआ है कि ये इसके अंतर्गत होंगे। ठीक है, अपने कर्तव्य निवारण में उपायुक्त आयुक्त के अधीन होंगे और आयुक्त जो होंगे वो अपर समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी आयुक्त के अधीन होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। उसके बाद 63 में है कि केस वादों पर रोक। ठीक है, इसमें है कि जो भी किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार आयुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपास्त करने, संशोधन करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा। इस प्रकार का प्रत्येक आदेश अपील एवं पुनरीक्षण संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा। ठीक है, मतलब जो भी आदेश होगा न्यायालय का वहाँ पे वो अंतिम होगा, उस पर कुछ तरह कोई वाद नहीं चलेगा, फर्दर केस नहीं चलेगा। तो ऐसा धारा 63 में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद धारा 64 में यहाँ पे कहा गया है कि जनरल रूल ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, मतलब परिसीमा का सामान्य जो नियम है उसके बारे में कहा गया है। तो परिसीमा का जो अध्याय है 8 में मेंशन किया गया है और इसमें जो अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं वो 64 से 66 तक दिए गए हैं। ठीक है, मतलब इसमें टोटल 3 धारा दिया गया है परिसीमा का। तो परिसीमा का सामान्य नियम में है कि सभी आवेदन जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है उसे अपीलकर्ता को 1 वर्ष के भीतर आवेदन देना होगा। ठीक है, मतलब जिस आवेदन में के लिए किस तरह कोई टाइम बाउंड नहीं दिया गया है तो उसे ऐसा माना जाएगा कि उसको 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना है। ठीक है, सेकंड में है धारा 42 के अधीन आवेदन देने के लिए कोई परिसीमा अवधि निर्धारण नहीं होगी। ठीक है,
धारा 42 के लिए, जिसमें क्या था, धारा 42 में था कि अगर कोई इलीगल तरीके से किसी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है तो डीसी उसको, जो उपायुक्त जो होंगे उसको हटा सकते हैं, ठीक है, या तो फिर किसी का कंप्लेंट मिलने पे या फिर वह स्वयं ये निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा धारा 42 में कहा गया है। लेकिन इसमें जो है आवेदन परिसीमा का सामान्य नियम में इसमें क्या है, अपीलकर्ता को 1 वर्ष के भीतर आवेदन देना होगा। फिर 65 में है निष्कासन बेदखली के लिए परिसीमा, ठीक है। तो धारा 14 में वर्णित आधार के तहत रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधित परिवाद के दुरुपयोग की तारीख से 2 वर्ष के भीतर देना होगा, ठीक है। तो इसमें है कि जो भी इसमें लिमिटेशन जो दिया हुआ है निष्कासन का, उसमें है कि 2 वर्ष के भीतर देना होगा। अगर परिवाद के दुरुपयोग की तारीख से 2 वर्ष के भीतर इसमें क्या करना है, आपको आवेदन देना होगा। 65 का काम है राज्य सरकार की ओर से लगान के बकाया के लिए वाद के लिए परिसीमा, ठीक है। तब राज्य सरकार के द्वारा बकाया लगान वसूल करने के वाद के संबंध में प्रावधान है कि जिस कृषि वर्ष के अंत में लगान बकाया है उस वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के अंदर लगान ले सकता है, ठीक है। मतलब राज्य सरकार यहाँ पे अगर वाद चलता है लगान वसूली के खिलाफ, तो फिर वहाँ पे क्या है कि वो उस वर्ष से लेकर के, जिस वर्ष से कृषि वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के अंदर क्या करना है, करेगा, लगान ले सकता है। ये 65 का काम में दिया गया है। इसको बाद में संशोधन करके इसको ऐड किया गया है, ठीक है। 66 में है अपीलों के लिए परिसीमा। आयुक्त के यहाँ अपील के लिए 90 दिन और उपायुक्त के यहाँ अपील के लिए 60 दिन निर्धारण किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपील करना होगा तो आयुक्त के यहाँ अपील के लिए 90 दिन का समय रहेगा और उपायुक्त के पास 60 दिन का निर्धारण किया गया है, ठीक है। इसके बाद 67 में दिया गया है विविध प्रावधान। धारा 67 से धारा 72 तक का दिया हुआ है। इसमें दंड या जुर्माना का प्रावधान है, ठीक है। मतलब जो भी पेनाल्टी लगाया जाएगा उससे रिलेटेड है कि अगर कोई नियम का पालन से चूकता है, ठीक है, तो उसे 200 रुपये जुर्माना तथा अपराध जारी रखने की दिशा में दैनिक, मतलब डेली उसको 5 रुपये तक अतिरिक्त जुर्माना का भुगतान करना होगा, ठीक है। भूस्वामी होते हुए किसी खास ग्राम, खास बांध, आहार, पोखर, जलाशय, नाला, तालाब या किसी अन्य जलाशय के स्रोत की मरम्मत या उसका रखरखाव नहीं करता है, ठीक है। मतलब जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी चीज़ें हों उसका अगर रखरखाव नहीं करता है तो जो भूस्वामी जमींदार के ऊपर ये कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है, उसको दंड दिया जाएगा। जमींदार या उसका एजेंट, ठीक है, एजेंट को अभिकर्ता भी बोलते हैं, तो ग्राम प्रधान या मूल रैयत के होते हुए भी इस अवधि निर्णय नियम के तहत दिए गए प्रथा के पालन से चूकता हो, ठीक है। और थर्ड में है कि जमींदार या उसका एजेंट ग्राम प्रधान या मूल रैयतों की सहायता से किसी बांध, आहार, धारा, नाला, डैम, तालाब या किसी अन्य सिंचाई स्रोत जैसे नहर या जल मार्ग या पड़ाव भूमि या चारागाह क्षेत्र की मरम्मत के लिए निर्माण से चूकता है तो इस केस में भी उसको दंड मिलेगा। जमींदार या उसका एजेंट ग्राम प्रधान या मूल रैयत धारा 20 के अतिरिक्त गांव के किसी भूमि का हस्तांतरण करने पर समर्थ अधिकारी को इसका रिपोर्ट देने से चूकता हो, ठीक है। तो जो भी हस्तांतरण कर रहा हो भूमि का, तो अगर वो उपायुक्त को अगर उसका सूचना नहीं देता है तो उस केस में भी क्या है, इसको दंड का प्रावधान है। अभी इसमें देखते हैं, अभी तक हमने जमींदार के विरुद्ध देखा था, तो यहाँ पे हम रैयत के लिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को गांव में बांध, आहार, मेड़, नाली, तालाब या किसी अन्य जलाशय या सिंचाई साधनों के निर्माण या ग्रामीण मार्ग एवं सीमा चिन्ह के मरम्मत में सहायता न प्रदान करे, ठीक है। किसी अभिलेखित गांव के रास्ते, पड़ाव भूमि या चारागाह का अतिक्रमण करता हो, धारा 20 के प्रावधानों के उल्टा अपने भूमि को हस्तांतरित करता हो या इस प्रकार हस्तांतरित भूमि को जोतता हो, विधि के विपरीत जाकर गांव की पेड़ की कटाई करे या जंगल का उपयोग करे, तो इस केस में क्या है, रैयत को भी दंड का प्रावधान है। उसको 200 रुपया दंड है और पर डे जो भी है 5 रुपया देने के उसको चार्ज लगाया जाएगा, ऐसा ये धारा 67 में कहा गया है, ठीक है। इसके बाद धारा 68 में है भूस्वामी पर सूचना की तालीम। यदि जमींदार पर लागू की जाने वाली कोई भी नोटिस जमींदार या लिखित रूप से प्राधिकृत किसी एजेंट को तालीम की जाए तो ऐसा समझा जाएगा कि नोटिस स्वयं जमींदार को ही तालीम की गई है, ठीक है। मतलब या तो जमींदार उस नोटिस को देख ले या फिर उसका जो एजेंट है वो देख ले, तो ऐसा समझा जाएगा कि स्वयं जमींदार को ही वो नोटिस मिला है, ठीक है। और 69 में दिया गया है कि पब्लिक प्लेसेस की भूमि
के अर्जन पर रोक है, ठीक है। यहाँ पे जो भी भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक दिया हुआ है, जैसे कि धारा 20 के प्रावधान के उल्लंघन में धारित या अर्जित भूमि में अथवा सरकार के लिए या किसी स्थानीय प्राधिकार के लिए या रेलवे कंपनी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन अर्जित भूमि में जब तक कि ऐसी भूमि सरकार की या किसी स्थानीय प्राधिकार की या रेलवे कंपनी की सम्मति रहती है अथवा सरकार या स्थानीय प्राधिकार के अधिकार में उल्लिखित सीमांकित भूमि जो सार्वजनिक कार्य के लिए सड़क, नहर आदि प्रयोग में हो, ऐसे केस में क्या होगा कि इसका अर्जन नहीं किया जा सकता है। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होगा, सड़क है, नहर है, ठीक है, या फिर सरकार के द्वारा वो ऑलरेडी अधिकृत है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर ऐसा में रोक लगाया गया है। ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या उसके परिवार के सदस्यों या भूस्वामी के द्वारा धारित प्रति भूमि अथवा ग्राम प्रधान की सरकारी जोत, चारागाह, जाहिर थान मतलब जो पूजा का स्थान होगा तथा शमशान में किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होगा, ऐसा धारा 59 में कहा गया है। अच्छा, धारा 59 नहीं, धारा 69 था, ठीक है। अब हम 70 में आ गए हैं, बकायों की वसूली। इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी परिव्यय, ब्याज, हानि और क्षतिपूर्ति की वसूली उपबंधित रीति से की जाएगी, ठीक है, प्रोसेस से की जाएगी। इस अधिनियम के तहत लगाए गए सभी जुर्माना एवं दंड की वसूली सार्वजनिक मांग वसूली के लिए उस समय लागू किए गए किसी विधि द्वारा प्रचलित रीति से वसूली किए जाएंगे, ठीक है। मतलब 70 में दिया गया है कि रिकवरी ऑफ ड्यूज, जो भी उसका रिकवरी करना है ड्यूज़ का, वो कैसे करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे धारा 70 में दिया गया है, ठीक है। 71 में है कि नियम बनाने का अधिकार, ठीक है। तो जो नियम बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होता है, ठीक है। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने हेतु निम्न कानून बना सकती है। राज्य सरकार पूर्व के प्रावधानों में बिना किसी प्रकार के आघात पहुँचाने नीचे दिए गए विषयों पर आवश्यक कानून बना सकती है। धारा 5 के अधिनियम निवासी जमाबंदी रैयतों की सहमति विनिश्चित करने की रीति, ग्राम प्रधान के कर्तव्यों के संपादन के संबंध में जमाबंदी की प्रतियां धारा 8 के अधीन प्रमाणित करने के संदर्भ में, धारा 11 के अधीन ग्राम प्रधान को पुरस्कार निधि के खर्च के संदर्भ में, और 25 में क्या दिया हुआ था धारा में, अधीन निबंधित पदाधिकारी को देय प्रक्रिया शुल्क की राशि के संबंध में अथवा तथा भूस्वामी सूचना तालीम करने की रीति के संदर्भ में दिया हुआ है। धारा 44 में के अधीन है कि सामान्य सूचना के प्रकाशन की रीति के संदर्भ में। धारा 53 के अधीन भूमि के अर्जन की विधि या फिर वैसी भूमि पर कब्जा दिलाने की रीति के संदर्भ में, ठीक है। मतलब जो भी नियम बनाने का इस पे अधिकार है वो राज्य सरकार का है, ठीक है। तो वही है धारा 71 में। धारा 72 में है विशिष्ट विधानों का परित्राण, ठीक है। मतलब संथाल परगना भू धारक अधिनियम 1949 अन्य नियमों के ऊपर होगा, ठीक है। मतलब जितने भी नियम वहाँ पे होंगे वो सबके ऊपर उसको रखा जाएगा। उसके बाद संथाल परगना भूधारक अनुपूरक अधिनियम 1950 लागू होगा। इस क्षेत्र में प्रचलित कोई अन्य विधान इसके प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे प्रायोरिटी रहेगा वो 1949 का जो SPT एक्ट है उसको रखा जाएगा। उसके बाद उसका है संथाल परगना भूधारक अनुपूरक नियमावली 1950, उसको रखा जाएगा। मतलब इसके बाद ही कोई रूल वहाँ पे लागू होगा, मतलब इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वहाँ पे दिया गया है। तो यही धारा 72 में ऐसा कहा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें और इसका शॉर्ट नोट जो भी है, जैसे ये बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो ऐसा इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आसानी से आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और 10 क्वेश्चन आसानी से आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। सारे जो फैक्ट्स इसमें हैं उसको आप देख लें, और धारा जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन सा धारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ सकते हैं। बाकी वीडियो मैंने काफ़ी शॉर्ट ही रखा है ताकि इसको आप मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन कर सकें। बाकी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी मैं इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस होंगे जो JPSC और JSSC से रिलेटेड होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उनको मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।